हेलो एवरीवन, क्लास 10, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप पढ़ाई वढ़ाई आप लोग सबको का जारी होगा, है ना। फिजिक्स में टॉपिक में आगे बढ़ते हुए, सो द न्यू टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, है ना। फिजिक्स में जो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 2 या 3 बार देखिएगा, बिल्कुल ही समझ में आएगा। कोई इतना भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है ना। अगर इसके पहले के सारी चीज़ों का कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आई होप आपको ये बात बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आएगा, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम कैसे समझेंगे कि रेजिस्टेंसेस जो है वो कॉम्बिनेशन में है ना। तो ऐसे डायग्राम के नीचे आपके बुक में लिखा हुआ होगा सीरीज, लिखा होगा ये सीरीज कनेक्शन है और ये जो है वो पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ वन और मोर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, देखिए ध्यान से देखने की जरूरत क्या है कि दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को जब कंबाइन करते हैं तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, है ना। मतलब इसका जरूरत पड़ता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, है ना। सर्किट डायग्राम में जब रेजिस्टेंसेस को आपस में कंबाइन किया जाता है तो उसका पर्पस होता है, पर्टिकुलर पर्पस होता है। उस पर्पस को टारगेट करने के लिए या उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस तरीके का जो एफर्ट है वो लगाया जाता है, रेजिस्टेंसेस को कॉम्बिनेशन में अप्लाई किया जाता है ना। लेकिन ये दोनों तरह का रेजिस्टेंसेस जो कॉम्बिनेशन में डायग्राम लिखा हुआ है, उस डायग्राम के साथ आपके बुक में एक स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है ना। तो हम कैसे समझेंगे कि रेजिस्टेंसेस जो है वो सीरीज में है और कब समझेंगे कि रेजिस्टेंसेस जो है वो कॉम्बिनेशन में पैरेलल में है ना। देखिएगा पॉइंट ए, है ना, यहाँ पर पॉइंट्स का नाम नहीं लिखा हुआ है ना। लेकिन कैसे हम समझेंगे कि रेजिस्टेंसेस सीरीज में है ना। ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस एक सर्किट का पार्ट होता है ना। रेजिस्टेंस कोई एक कंडक्टर हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो या कोई कंडक्टर हो जिसका पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है ना, तो उस रेजिस्टेंस को का संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो तो सीरीज में कब समझेंगे और पैरेलल में है ये कि हम कैसे समझेंगे, है ना। जब रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड, है ना, इस रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस का एक एंड ये है, एक एंड ये है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो किसी भी रेजिस्टेंस का दो एंड होता है ना, तभी तो वो दोनों एंड सर्किट का पार्ट होगा, है ना। उसके एक एंड को सर्किट के एक लाइन में जोड़ेंगे, दूसरे एंड को सर्किट के दूसरे एंड में जोड़ेंगे, है ना। मान के चलिए अगर ये कोई सर्किट है तो रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे कनेक्ट करेंगे, है ना। ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एंड टू एंड इसका एक एंड सर्किट के एक पार्ट पर है, दूसरा एंड सर्किट के दूसरे पार्ट पर है ना। और ये पूरा मिलकर एक सर्किट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो सीरीज अगर रेजिस्टेंस से सीरीज में कनेक्ट होगा तो किस तरीके से कनेक्ट होगा, है ना। जब एक रेजिस्टेंस का एक एंड, एक रेजिस्टेंस का एक एंड और उसी रेजिस्टेंस का दूसरा एंड के बाद अगर लगातार उसी एंड पर एक दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाए, है ना। ये एंड यहाँ पर से शुरू हुआ रेजिस्टेंस और यहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है। अब इस एंड पर से ही अगर कंसेक्यूटिव वे में इसी के बाद लाइन में लीनियर वे में एक और रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाए तो इस तरह के सेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस को कहते हैं द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है। उसका एक एंड मान लेते हैं ये B है ना, और ये दूसरा एंड A है और दूसरा एंड B है, ठीक है। तो जहां पर B एंड B खत्म हो रहा है पहले रेजिस्टेंस R1 का, उसी पॉइंट पर से दूसरा रेजिस्टेंस R2 शुरू हो रहा है और वो लीनियर वे में तीसरे एंड पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, द R1 एंड R2 आर कनेक्टेड सच दैट दे आर लीनियर, एक लाइन में कनेक्टेड है, और दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। मतलब एक एंड से दूसरा एंड और दूसरा एंड से तीसरा एंड एक लाइन में अगर हो, है ना,
तो वैसे सेट ऑफ कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस को कहते हैं द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। अब इसके कंपैरिजन में अगर इस डायग्राम को देखें तो एंड पॉइंट एक ही है ना। एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, और इसी दोनों पॉइंट के बीच में अगर एक रेजिस्टेंस R1 और दूसरा रेजिस्टेंस R2 को देखा जाए तो R1 का भी एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है ना, और R2 का भी एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है। तो कह सकते हैं ना कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस का एक ही कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट क्या है? ए, और कॉमन पॉइंट बी। तो मतलब दो पॉइंट के बीच में ही जब रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया जाता है तो वैसे में जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस होता है, वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को कहते हैं द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बात समझ में आया? जब किसी दो पॉइंट के बीच में दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड, मतलब पॉइंट दो ही है ना, और इसी दोनों पॉइंट के बीच में ये दो रेजिस्टेंस है। अभी दो के बजाय और हो सकता है, एक रेजिस्टेंस ऐसा भी हो सकता है ना, एक रेजिस्टेंस ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन ये एक दो तीन चार, ये चारों रेजिस्टेंसेस का कनेक्शन अगर देखेंगे तो कनेक्शन कैसा है? दो पॉइंट्स के बीच में ही ये चारों रेजिस्टेंस है ना। ये चारों जो है वो एक दो ही पॉइंट के बीच में कनेक्ट हो रहा है। तो क्योंकि ये चारों रेजिस्टेंसेस इसी दो पॉइंट और ए और बी के बीच में कनेक्ट हो रहा है, तो इन चारों रेजिस्टेंसेस को कहेंगे क्या? ये चारों रेजिस्टेंस कैसा कनेक्शन है? दीज रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और इनका एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, है ना। ये चारों रेजिस्टेंस मिलकर एक कंबाइंड रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, जिसका पर्पस होगा एक सर्टेन टारगेट को हिट करना, है ना। एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस को, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस को पैदा करना ही इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का पर्पस होता है ना। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि पॉइंट ए और बी के बीच में सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम हो, है ना, और वो 2 ओम एक पर्पस को सॉल्व कर रहा है इन द सर्किट डायग्राम टू जनरेट सर्टेन क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी, है ना। बट उसमें नियम लगा दिया जाए कि नहीं, 2 ओम रेजिस्टेंस तो चाहिए, लेकिन एक रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस के थ्रू चाहिए, है ना। तो 2 ओम रेजिस्टेंस पाने के लिए हो सकता है कि 4 रेजिस्टेंस या 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस को आपस में कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किया जाए, और ज्वाइन करने पर क्या होगा कि उन चारों 4, 3 या 2 रेजिस्टेंस मिलकर एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम पैदा करेगा, और उतना ओम ऑफ रेजिस्टेंस को का जो है पर्टिकुलर एक टारगेट होगा कि इतना क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी जनरेट करेगा ये चारों रेजिस्टेंस मिलकर, या 3 रेजिस्टेंस मिलकर, या 2 रेजिस्टेंस मिलकर। बात समझ में आ गया? तो जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में ध्यान देने की बात क्या है कि क्या रेजिस्टेंसेस सीरीज में है या क्या रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। तो बोलेंगे सर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ही तो करना है, तो सीरीज और पैरेलल करने की क्या जरूरत है? सीरीज और पैरेलल करने का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है ना। उसका पर्पस कैसे होता है वो जब आपका डेरिवेशन होगा रेजिस्टेंसेस का तो उससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर रेजिस्टेंसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस सीरीज में होगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस एक लाइन में होगा और एंड टू एंड कनेक्टेड होगा, मतलब एक एंड खत्म होगा फिर दूसरे एंड से दूसरा रेजिस्टेंस शुरू होगा, जब उसका एंड पॉइंट खत्म होगा तो वहां से एक तीसरा रेजिस्टेंस शुरू होगा। तो क्या करेंगे कि क्या कहेंगे कि यहाँ पर जब रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड लीनियर वे में, एक कतार में, एक लाइन में, कंसेक्यूटिव वे में अगर अरेंज किया हुआ हो तो वैसे रेजिस्टेंसेस को कहते हैं दे आर कनेक्टेड इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद सीरीज कनेक्शन, है ना। और जब किसी दो पॉइंट के बीच में ही दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। बात समझ में आ गया? अब आते हैं इस बात पर कि सीरीज कनेक्शन करने पर क्या होता है और उसमें सर्किट डायग्राम में किस तरीके का बिहेवियर दिखता है, और पैरेलल रेजिस्टेंस करने पर किस तरीके का बिहेवियर होता है, या क्या क्या उसमें वेरिएशन हो सकता है ना। तो शुरुआत करते हैं सीरीज कनेक्शन से। हाँ, तो देखिए मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया है जो कि आपके बुक में ही बना हुआ है। पहले इस सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं, है ना। इस सर्किट डायग्राम में क्या है? एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो कि V अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है, ठीक है।
और इस पूरे सर्किट डायग्राम में जो करंट फ्लो करने वाला क्वांटिटी है दैट इज द करंट क्वांटिटी इज आई, है ना। इस पूरे सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है। दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 व्हिच हैज बीन कनेक्टेड फ्रॉम पॉइंट A टू B। A टू B जो रेजिस्टेंस है वो है R1 और B से लेके C तक जो रेजिस्टेंस है वो है R2। तो सर्किट डायग्राम को देख के कह सकते हैं कि A से B और B पर जहाँ पे खत्म हो रहा है पहला रेजिस्टेंस, पॉइंट B पर जहाँ पे पहला रेजिस्टेंस खत्म हो रहा है उसी पॉइंट पर से दूसरा रेजिस्टेंस शुरू हो रहा है जो कि पॉइंट C पर खत्म हो रहा है। तो कह सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 जो है वो कैसे कनेक्ट किया हुआ है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसलिए देखिए क्या लिखे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों दो रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों मिलकर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस पैदा करेगा, है ना। ये दोनों आपस में मिलकर कुछ एक नेट क्वांटिटी ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जनरेट करेगा। तो मान लेते हैं ये दोनों के मिलने पर जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो है रेजिस्टेंस R, ठीक है। R1 R2 के मिलने से जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो है R, ठीक है। अब R1 जो रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके बीच में पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1 और पॉइंट B और पॉइंट C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2। तो आप पूछेंगे सर कि आप ये V1 और V2 दो पोटेंशियल डिफरेंसेस क्यों लिखे हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, है ना। किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सर्टेन क्वांटिटी में होता है। तो A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1 और B और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2। क्यों? अकॉर्डिंग टू लॉ यू कैन से दैट द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द कंडक्टर, है ना, अक्रॉस दीज टू रेजिस्टेंसेस, इन दोनों रेजिस्टेंसेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है V1 और V2, है ना। तो क्या कहता है लॉ कहता है द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, the total potential difference that is across the conductor is equal to the sum of the potential differences consumed by each resistance, है ना। लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है इस पूरे कंडक्टर में, इस पूरे सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस। क्यों अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस क्यों कह रहा है? क्योंकि पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C ये तीन अलग अलग पॉइंट है। किसी दो पॉइंट के बीच में ना पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, अगर पॉइंट अलग अलग होगा तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा और B और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। जब गैल्वेनोमीटर लगाकर हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो क्या मेजर करेंगे कि क्योंकि करंट जो फ्लो कर रहा है करंट कांस्टेंट है ना। The current that is flowing inside the circuit is constant, है ना। तो according to Ohm's law अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो चेंज करेगा, है ना, या उसको ऐसे समझिए कि करंट I जो है जो इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है that is proportional to potential difference, ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना ऐसा लॉ। तो अगर मान के चलते हैं करंट I जब यहां से निकलकर इस रेजिस्टेंस तक पहुंचा और फिर करंट आगे पहुंचा, है ना। तो क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो है ये दो अलग अलग रेजिस्टेंस है, हो सकता है भले दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम हो, ये भी 2 ओम का हो ये भी 2 ओम का हो, ऐसा हो सकता है, बट दोनों अलग अलग रेजिस्टेंसेस है। इसका क्या सबूत है? ये पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में कनेक्ट किया हुआ है और ये दूसरा वाला रेजिस्टेंस पॉइंट B और पॉइंट C के बीच में कनेक्ट किया हुआ, तो दोनों दो अलग अलग रेजिस्टेंस हुआ, है ना। तो दोनों अलग अलग रेजिस्टेंसेस के लिए अगर हम ओम्स लॉ निकाल कर देखें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पर R1 के लिए जो करंट है जितना भी उस क्वांटिटी ऑफ करंट के लिए R1 होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 होना चाहिए। क्यों? V R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये है ओम्स लॉ, है ना। V इज इक्वल टू IR से अगर यहाँ पर निकालेंगे तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो I तो चेंज कर नहीं रहा है, I तो चेंज नहीं कर रहा है, करंट तो उतना ही है, करंट इज कांस्टेंट इनसाइड द सर्किट। इस पूरे अगर स्टेटमेंट अपने बुक में पढ़िएगा द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज कांस्टेंट, करंट जो फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट है। तो करंट अगर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस R1 के लिए रेजिस्टेंस चेंज हो गया ना, क्योंकि टोटल नेट रेजिस्टेंस इन दोनों का मिलाकर R है ना, इन दोनों का रेजिस्टेंस मिलाकर R है।
तो नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंसेस के लिए दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 के लिए दो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करना है ना, ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करना है। तो ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए अगर मान लेते हैं करंट R1 को, रेजिस्टेंस R1 को करंट I मिल रहा है, तो R1 रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी चेंज्ड, है ना। क्यों? R1 जो है वो एक अलग रेजिस्टेंस है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम R। ऐसा हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जो नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्ट के बराबर हो। पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू द रिजल्ट वैल्यू, है ना। बात समझ में आ रहा है? कोई पार्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट के बराबर नहीं हो सकता। ये तो मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे आप, है ना। तो क्योंकि R1 जो है वो टोटल रेजिस्टेंस R का एक पार्ट है ना। तो अगर R टोटल रेजिस्टेंस है और R1 उसका पार्ट है, तो उस पार्ट रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर अगर घट रहा होगा रेजिस्टेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ना पड़ेगा, या अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस को घटना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, R1 जो है वो टोटल रेजिस्टेंस का एक टुकड़ा है, एक पार्ट है, तो टुकड़े रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा ना। पूरे सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो पूरे सर्किट के लिए करंट भी तो आई है और पूरे सर्किट के लिए रेजिस्टेंस भी तो आर है। तो पूरे सर्किट को ऑन द होल अगर एक यूनिट देखें तो एक यूनिट के लिए तो ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आर है, करंट आई है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो इसके हिसाब से तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई तो हो ही रहा है। ये पूरे सर्किट के लिए है, ये लॉ ये पूरे सर्किट के लिए है ना। अगर इसको एक पार्ट माना जाए तो अगर R1 रेजिस्टेंस है तो इस R1 रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो जाएगा, है ना। जो भी ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो इस दोनों अक्रॉस एंड्स के बीच में, है ना, इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग होगा और पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। क्यों? सिंपल कंसेप्ट ये है कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सर्टेन क्वांटिटी होता है। तो क्योंकि ये तीनों पॉइंट अलग अलग है, ये तीनों पॉइंट सेम तो नहीं है। अगर ऐसा होता यहाँ पर बी नहीं होता, है ना, और ये बी नहीं होता, ये ऐसा होता, तो ऐसा अगर होगा तो ये सीरीज में भी ना नहीं काउंट होगा। सीरीज में तो तभी ना होगा जब एंड टू एंड कनेक्ट होता है ना। तो यहाँ पे पॉइंट बी का होना अनिवार्य है, यहाँ पे पॉइंट बी का होना अनिवार्य है। अगर यहाँ पे पॉइंट बी है तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। तो मान लेते हैं R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है V2। तो लॉ कहता है कि अगर पूरे सर्किट में जो फ्लोइंग करंट है अगर वो कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, है ना। लॉ क्या कहता है? अगर पूरे सर्किट में करंट कांस्टेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा विल बी इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस हर एक रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उन पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम के बराबर होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर लॉ लिखे तो लॉ ये है ना। इसके अनुसार अगर v को हम रिप्लेस करें इस फॉर्मूले से तो v के जगह पर क्या लिख सकते हैं? v के जगह पे v कैन बी इक्वल टू IR। ठीक है, v इज इक्वल टू IR। तो इस v के जगह पे हम लिख देते हैं IR। ठीक है, और V1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहां से V1 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो V1 इज इक्वल टू I R1 एंड सिमिलरली R2 इज इक्वल टू V2 बाई करंट I। करंट I तो कांस्टेंट है, ये दिया हुआ है। करंट क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द होल सर्किट इज कांस्टेंट। ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि जो करंट है वो पूरे सर्किट में जो फ्लो कर रहा है वो करंट कांस्टेंट है ना। तो यहां से अगर निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ V2 इज इक्वल टू I R2। ठीक है, तो वो V1 और V2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो V1 का वैल्यू हो गया I R1 और V2 का वैल्यू हो गया I R2। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे तो IR इज इक्वल टू, देखिए इसमें भी I है और इसमें भी I है, दोनों I में से I को कांस्टेंट ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, अब इस साइड में भी I है, उस साइड में भी I है, दोनों मल्टीपल्स है, कैंसिल हो गया, है ना। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस
R2। ये आपका डेरिवेशन हो गया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर इन सीरीज। जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होता है तो formula to calculate the net resultant value of resistances produced by the connection of resistances when they are combined together in series। जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में कंबाइन होता है तो सीरीज में कंबाइन होने पर दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस मिलकर जो नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जनरेट करेगा, नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का जनरेट करेगा, वो नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस, है ना, द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, है ना। जो सीरीज में जो रेजिस्टेंसेस है उनके न्यूमेरिकल वैल्यू के सम के बराबर टोटल रेजिस्टेंस होगा अक्रॉस द होल सर्किट। ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर जो रेजिस्टेंस जनरेट करेगा वो रेजिस्टेंस कितना है, वो रेजिस्टेंस है R, है ना, और ये R इज इक्वल टू सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस, है ना, और अक्रॉस ईच एंड पॉइंट्स। इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टेंसेस है उन दोनों रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होगा नेट रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस अक्रॉस द होल सर्किट। पूरे सर्किट में जो नेट रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस कितना होगा, वो होगा रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर, रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर। कब? व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि जो नेट रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकल रहा है वो भी एक रेजिस्टेंस ही है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट ओमेगा होगा एंड डिनोटेड बाय ओम। जो नेट रिजल्टेंट वैल्यू, जैसे एरिया को एरिया से जोड़ेंगे तो एरिया ही ना आएगा, वॉल्यूम को वॉल्यूम से जोड़ेंगे तो वॉल्यूम ही ना आएगा, फोर्स को फोर्स से जोड़ेंगे तो फोर्स ही ना आएगा, वैसे ही रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस ही ना आएगा। तो ये जो आर निकल रहा है वो भी एक रेजिस्टेंस है और उसका भी यूनिट वही होगा जो नॉर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। बात समझ में आया? अब आपके बुक में इसी के साथ एक और आप डेरिवेशन दिया हुआ है जहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, तो उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है ना, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस सर्किट डायग्राम चेंज हो जाएगा और ये 2 रेजिस्टेंस के बजाय 3 रेजिस्टेंस होगा। 3 रेजिस्टेंस का 3 पोटेंशियल डिफरेंस होगा। 3 पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप 3 इक्वेशन बनाइएगा, बट वहां पर भी क्या होगा, ये जो assumption है कि the current flowing through the conductor is constant and total potential difference across the circuit is equal to the potential differences across each resistance। वहां पर भी वही काम करेंगे, बस अंतर यह हो जाएगा कि V1 और V2 के साथ एक V3 भी आ जाएगा और V3 के लिए सेपरेट एक और इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन का वैल्यू रखेंगे, डेरिवेशन उसी तरीके से करेंगे। बात समझ में आ गया? तो आप ये बनाए, चाहे 2 रेजिस्टेंस का बनाए, चाहे 3 रेजिस्टेंस का बनाए, चाहे 4 रेजिस्टेंस का बनाए, है ना। आपको याद क्या रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है कि when resistances are connected in series, when resistances are connected in series, the current flowing across the circuit remains constant and the sum of potential differences across each conductor will be equal to the total potential difference in the circuit। पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम अक्रॉस ईच कंडक्टर। हर एक रेजिस्टेंस पर अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उन सारे रेजिस्टेंसेस का अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम के बराबर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज अक्रॉस द सोर्स। सोर्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंसेस, है ना, अक्रॉस ईच कंडक्टर, ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम के बराबर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल सर्किट होता है ना। तो 2 पॉइंट क्या हुआ, करंट कांस्टेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस इन द होल सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, है ना। अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस क्यों कह रहे हैं, रेजिस्टेंसेस क्या है, रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, सीरीज में है तो एंड पॉइंट्स चेंज कर रहा है, एंड पॉइंट्स चेंज कर रहा है। ए और बी एक अलग पॉइंट है, बी और सी एक अलग पॉइंट है, तो 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में 2 अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। अगर सीरीज में एक ही सर्किट में 3 अलग अलग पॉइंट को लेंगे तो 3 अलग अलग पॉइंट के लिए 3 अलग रेजिस्टेंस निकलेगा। अब अगर कहेंगे कि ए और सी के बीच में बताइए, तो ए और सी के बीच में ही ना V1 और V2 है। देखिए ए और सी के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, है ना। तो ए और बी सी के बीच में अगर निकालेंगे तो ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो सोर्स पर है ना। लेकिन अगर ए और सी के बीच में पॉइंट बी आ जाता है और ए और बी के बीच में निकाले और बी और सी के बीच में निकाले तो ए और बी जो है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का एक पार्ट होगा।
ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का एक पार्ट है ना। वैसे ही बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का एक पार्ट है। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल रेजिस्टेंस दैट इज फ्लोइंग इनसाइड द सोर्स ऑफ द बैटरी और सेल, है ना। सोर्स और बैटरी से जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहा है उतना पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गया? इस सर्किट डायग्राम में हर एक चीज बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है ना। अगर इस पॉइंट बी को हम मिटा दें तो दो ही पॉइंट हम बच गया, पॉइंट ए और पॉइंट सी, है ना। तो पॉइंट ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी, है ना। तो ए और सी के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो वी ही आएगा, है ना। लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंसेस दो अलग अलग एंड पॉइंट से जुड़ा हुआ है और सीरीज में है तो पॉइंट्स चेंज हो रहा है। तो पॉइंट चेंज हो रहा है तो ए और सी जो है वो दो टुकड़े में बट गया ना, ए से लेके सी तक दो टुकड़े में बट गया, बीच में पॉइंट बी भी आ गया। तो अगर पॉइंट बी भी आ गया तो ए से लेके बी के बीच में अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बी और सी के बीच में अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन ये जरूरी ये निश्चित है कि ये दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और बी और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का एक पार्ट होगा, एक टुकड़ा होगा, है ना। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस बट गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बट गया। तो बढ़ जाने के कारण ए बी के बीच में अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हम मान लिए V1, बी और सी के बीच में अलग पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, वो हम मान लिए V2, और इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम के बराबर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ऑफ रेजिस्टेंसेस होता है, व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर इन सीरीज, देन वहां पर दो अजम्पशन होता है, करंट कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, और क्या होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रेजिस्टेंसेस के अपने अपने पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम के बराबर होता है। इन दो पॉइंट्स को लेकर के चलेंगे, बहुत आसान चीज है, आराम से डिराइव हो जाएगा, है ना। कल हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वहां पर भी एक रूल है ना, वो रूल बिल्कुल रिवर्स है, उल्टा है। वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा और करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो वहां पर जब पहुंचेंगे तो वहां पर इसकी चर्चा करेंगे। आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे संबंधित दो तरह का क्वेश्चन होता है ना। एक तो सिंपल क्वेश्चन होगा कि डिराइव द रिलेशन व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म अ कंबाइंड रेजिस्टेंस, है ना। तो एक तो ये डिराइव करने वाला क्वेश्चन आता है कि डिराइव करना होता है, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला डिराइव करने के लिए आता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन, इससे संबंधित न्यूमेरिकल आता है ना। तो इन दोनों ही केस में आपका जो क्वेश्चन है वो तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप बातों को ध्यान में रख के और सर्किट डायग्राम को समझकर अपने सहज बुद्धि के साथ, अपने कॉमन सेंस के साथ चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन हो जाता है डिफिकल्ट तब जब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तब, है ना। कंसेप्ट क्लियर, अगर हम इस सर्किट डायग्राम को देखेंगे तो देखते ही हम कह देंगे कि करंट तो कांस्टेंट होगा, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जा रहा है। बोलेंगे क्यों बढ़ जा रहा है? अरे पॉइंट चेंज ना हो रहा है, ये पॉइंट चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज होगा, है ना। तो और ये जरूर है कि ये जो पॉइंट्स है वो सीरीज में है, एक के बाद एक लाइन में है। तो जो इन पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो टोटल होगा ही, जो इस सर्किट के सोर्स से निकल रहा है। जो सोर्स से निकल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, एक सेल हो, 2 सेल हो, 3 सेल हो, 5 सेल हो, वो सब मिलकर एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट को प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन उतने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कहाँ पर होगा? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, है ना। अगर ऐसा हो जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा ही, लेकिन ये 1, 2, 3 और 4 इन चारों का अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों? दे ऑल आर पार्ट ऑफ द होल सर्किट, पूरे सर्किट का पार्ट है। और खासकर ये पार्ट सिंपल नहीं है। अगर केवल कंडक्टर होता तो इस पॉइंट को क्यों काउंट करते? तो बोलते नहीं कि सीधा कंडक्टर है, केवल कंडक्टर नहीं ना है, वहां पे कंडक्टर नहीं है, वहां पे क्या है? रेजिस्टेंसेस है।
और उसका रेजिस्टेंस जो है वो टोटल सर्किट में मौजूद रेजिस्टेंस का एक पार्ट है, तो उस पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ गया? ये साधारण चीज नहीं ना है, ये सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, और उस रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ को अगर हमको स्टेबल रखना है, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है, तो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए ऐसा रिलेशन निकलेगा, है ना। तो ये एक अलग पार्ट हो गया, ये एक अलग पार्ट हो गया, तो इस पार्ट के लिए ओम्स लॉ कुछ और होगा, इस पार्ट के लिए ओम्स लॉ कुछ और होगा। ये दोनों ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, सर्किट डायग्राम को देखेंगे, सर्किट डायग्राम में दिख रहा है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब क्या करना है, V का यहाँ वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, V1 और V2 का वैल्यू यहाँ और यहाँ से रख दीजिए, इक्वेशन में रखिए, अपने सॉल्व करके यही आएगा आंसर। बात सुनना क्या, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है। घर में आप 2 या 3 बार जरूर बना के देखिएगा, और ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, चाहे डायग्राम क्वेश्चन आए, चाहे डिराइव करने के लिए आए, चाहे न्यूमेरिकल आए। बात समझ में आ गया? तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा। ठीक है, 2 बातों का बस ध्यान रखना है, करंट कांस्टेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, है ना। कब? when resistances are connected in series, the combination of resistance are connected in series। बात समझना क्या? और इस नियम को अगर आप याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, कोई दुविधा है ही नहीं, बहुत ही आसान। और जहां कंसेप्ट से भागिएगा, कंसेप्ट को छोड़िएगा, न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला है। क्यों? वो जोड़ घटा गुणा भाग करते रह जाइएगा, आंसर तो आना ही आना। गलती से दुर्भाग्य से आंसर न्यूमेरिकली तो सही आ गया, लेकिन बनाने का प्रोसीजर कोई चेक करेगा, सीधा देख के कह देगा इसको कुछ आता नहीं है, तुक्के में आंसर आ गया है ना। आंसर आ जाना अलग बात है, आंसर तो हो सकता है कि जोड़ घटा गुणा भाग करते करते कुछ ना कुछ करते करते हो सकता है बाय फ्लूक आंसर उतना ही आ जाए जो एक्चुअल आंसर है ना। लेकिन मेथड अगर कोई चेक करेगा तो मेथड देखते ही कह देगा इसको कुछ आता होता है नहीं, फालतू में कुछ भी जोड़ जाड़ कर आंसर ले आया है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो क्या कहते हैं, वो कहावत है ना, 0 बटा सन्नाटा, है ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बड़ा है ना। तो उसका मतलब वही हो जाएगा, दैट इज टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी, है ना। मनी का बर्बादी इसलिए कोई एग्जाम देंगे मिलेगा कुछ है ही नहीं, नंबर आएगा नहीं, तो किस काम का पढ़ाई में पैसा खर्च हो रहा है ना, दैट इज वेस्टेज ऑफ मनी। ठीक है, तो कंसेप्ट को क्लियर रखना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, और इसका इम्पैक्ट, इसका जरूरत बहुत आगे तक है, बहुत आगे तक, है ना। तब तक है जब तक किसी कॉलेज में आपका एडमिशन ना हो जाए इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए। बात समझ आ गया? अगर 10वीं क्लास के बाद साइंस सब्जेक्ट लेना है तो वहां पर तो भाई इसके बिना काम नहीं चलने वाला है ना। वो तो पढ़ाई हो ही नहीं सकता है विदाउट दिस कंसेप्ट। ठीक है, ये अलग बात है कि 10वीं के बाद अपना स्ट्रीम आप चेंज कर ले, साइंस को छोड़ दे, मैथ्स को छोड़ दे, कोई दूसरा सब्जेक्ट ले ले, तो अलग बात है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, वहां पर पढ़ेंगे हम लोग व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, थैंक यू।